बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलामुअलैकुम। चूँकि हम बात करने जा रहे हैं एक दफ़ा फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सबसे अहम पिलर के बारे में, और वो पिलर है एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर का। और एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में अगर मुझसे पूछा जाए कि आप उसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगी, तो मेरे जहन में एक ही बात आती है, और वो है लीडरशिप। यानी वो सबसे बेहतरीन लीडर होता है। अगर आप लीडर को डिफ़ाइन करते हैं तो लीडर हमेशा वो होता है जो सबसे ज़्यादा एक बेहतरीन टीम बिल्ड करने पे एम्फसाइज करता है। उसकी कोशिश होती है कि वो जितनी जल्दी एक अच्छी टीम बना लेता है, उतने ही लॉन्ग टर्म्स तक वो अच्छे तरीके से अपने स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकता है। तो बहरहाल एक बेहतरीन लीडर में अगर देखा जाए तो बहुत सी अच्छी बातों के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नेगेटिविटी, जिसमें अगर हम उसको शामिल कर लें कि भाई इस नेगेटिविटीज़ को किसी भी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं होना चाहिए, उन बातों को भी अगर हम गो थ्रू कर लें, उन बातों पर भी हम डिस्कशन कर लें, तो आई थिंक वो बहुत बेहतर होगा। तो हमें इस पे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक लीडर को समझने में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले तो हमेशा देखें कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल का होना अशद ज़रूरी है। अब इसने क्या करना है और इसके क्या काम है और इसमें कौन से लोग होंगे, डेफिनेटली कि उसमें सबसे पहले तो स्कूल का हेड शामिल होता है। उसके साथ साथ सीनियर असातिज़ा में से कोई ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एडमिन में से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। फिर इसके साथ साथ सोशल वर्कर का होना, किसी एक साइकोलॉजिस्ट का होना एज अ काउंसलर, फिर एक बहुत बेहतरीन अगर आप देखें तो डॉक्टर का साथ शामिल हो जाना, जो ताकि वो फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग्स है वो प्रॉपरली करवा सके स्कूल में। हेल्थ के हवाले से छोटे छोटे लेक्चर्स जो हैं वो आके वहाँ डिलीवर किए जा सकें और अपने स्टूडेंट्स को समझाया जा सके। इस तरह से एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बन जाती है। अब क्राइसिस मैनेजमेंट टीम, क्योंकि क्राइसिस किस तरह के होते हैं, एक तो देखिए डेफिनेटली कोई ऐसा वक्त आ जाना, खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना जिसमें खुदा न खास्ता कोई स्कूल से बाहर से हमला हो जाना, या कोई बम ब्लास्टिंग के किसी तरह के बाहर कहीं कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसके बाद बच्चों को बाहर नहीं भेजा जा सकता। तो स्कूल में किस तरीके से उसको हमने रखना है, किस तरह से उनको ट्रेन करना है, इस टाइप की जितने भी क्राइसिस हैं उसकी प्रॉपरली रिहर्सल करवानी यानी ड्रिल करवाना अशद ज़रूरी है। फिर इसके साथ साथ फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी अशद ज़रूरी है। फिर क्राइसिस को ही अगर हम लेते हैं तो हमें ये भी डिस्कस करना होता है कि सम टाइम ग्रुपिंग हो जाती है। अब ये ग्रुपिंग स्टूडेंट्स के हवाले से भी हो सकती है और असातिज़ा के हवाले से भी हो सकती है। तो यही जो क्राइसिस मैनेजमेंट टीम हमारी होती है, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम होती है, ये उन तमाम सिचुएशन में हेड के साथ मिलकर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और एक बेहतरीन सोशल वर्कर का अगर और एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट का वहाँ पर हमारे साथ शामिल होना इसलिए अच्छा रहता है ताकि वो बाहर से आकर हालात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके असातिज़ा की भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर सकता है और अपने तालिब इल्मों के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग कर सकता है या हेड के ज़रिए करवा सकता है। तो बहरहाल एक बहुत बेहतरीन जो होगा टीम, जितनी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो बहुत अच्छा क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को ज़रूर डेवलप करेगा अपने स्कूल में। इसके साथ साथ देखना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स इस वक्त ज़्यादा होते हैं जब पर्सनल लॉयल्टी सामने आना शुरू हो जाती है। सच एज पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होती है कि भाई हमारा बच्चा और एक टीचर का बच्चा स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ रहा है, मगर हमारा बच्चा उससे ज़्यादा अच्छा और टैलेंटेड है मगर वो पोजीशन होल्डर नहीं है। यहाँ आकर जो एक बाइस होने वाली सिचुएशन होती है कि असातिज़ा बाइस हो जाती हैं, तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि उन्हीं पेपर्स को अगर वो रीचेक कर लिया करे रिज़ल्ट अनाउंस करने से पहले, ताकि या वो एग्ज़ाम सेल को हैंड ओवर कर दे ताकि वो देख ले कि आया क्या ऐसी वजूहात है और किस तरीके से। अगर ये सिस्टम एक दफ़ा भी राइज हो जाता है जिसमें कोशिश की जाती है कि ऐसे असातिज़ा के बच्चे पोजीशन होल्डर ना बने जो हक नहीं रखते, जो हक रखते हैं वेल एंड गुड, उनको ज़रूर आगे आना चाहिए, उनसे ज़रूर उनको आगे लाना चाहिए, उनको काम करवाना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। मगर वहाँ पे जहाँ पे हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स में एक शिकायत पैदा होना शुरू हो जाती है, तो ज़रूर हमें एडमिनिस्ट्रेटर को स्पेशली इस चीज़ को देखना होगा कि क्या वजूहात हो सकती हैं। इसके साथ साथ चूँकि कुछ ऐसा होता है कि फाइनेंशियली सपोर्ट हासिल करने की कोशिश होती है, ये काम जो है एडमिन में भी
भी आ जाता है। यही काम जो है वो प्रॉपरली जो है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सामने आना शुरू हो जाता है। जैसे किसी भी सप्लायर की सिलेक्शन हो जाती है, तो अब जो बंदा 22 होगा वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो कुछ लेन देन करने के बाद टेक्स्ट बुक्स के अगर हवाले से देखा जाए तो अपने उसी बंदे को फोकस करना शुरू कर देगा, उसी को कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश करेगा। ट्रक शॉप के हवाले से देखा जाए तो ट्रक शॉप उसको मिल रही होगी जिससे वो प्रॉफिट हासिल कर रहा होगा। बल्कि मैं मेरे एक तजर्बे में रहा कि एक स्कूल में ट्रक शॉप सिर्फ इसलिए छोड़कर वो जो सप्लायर थे उनको जाना पड़ा कि उन्हें 500 डेली जो है वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर को देना पड़ रहा था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि भाई जब हमने वहाँ पे रेंट भी देना है, बिल भी पे करना है, सब बाकी सब कामों के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा 500 जो है एडमिनिस्ट्रेटर को भी देना पड़ रहा है, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने उस आसान काम सोचा कि इस ऐसी टक शॉप करने से बेहतर है कि हम वहाँ पे छोड़ ही दें। बहरहाल इस तरह के केसेस सामने आते हैं, बुक्स के हवाले से आते हैं, यूनिफॉर्म्स के हवाले से आते हैं कि यूनिफॉर्म्स के लिए सप्लायर की सिलेक्शन करते हुए अपना प्रॉफिट जो है वो सामने रख लिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान सबसे ज़्यादा जो है वो बच्चों को हो जाता है। किस तरह से कि अगर एक यूनिफॉर्म जो है वो 500 में प्रिपेयर हो रहा है, अब उसी 500 के यूनिफॉर्म में एक एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है वो कह रहा है कि जी 250 तो मुझे भी दे दो। अब 250 ज़ाहिर है जिसका 500 का यूनिफॉर्म था उसने 250 और डालना है तो 750 हो गए। 750 डालने के बाद जो है नुकसान किसका हुआ? एक स्टूडेंट का हो गया, क्योंकि वो बच्चों को इस तरीके से, बजाय इसके कि वो बच्चों को एक सस्ती चीज़ मिल रही होती, ट्रक शॉप में भी ऐसे होता है, बुक्स में भी ऐसे होता है। तो बहरहाल ये वो लॉयल्टीज़ हैं, यानी पर्सनल लॉयल्टीज़ हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर को, जो एक लीडर को किसी भी तरह से वीक कर देती हैं। ऐसी बातें जो है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं और वो पर्सनल अपनी जो अचीवमेंट्स है उसको ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ मैं बताऊं आपको कि सम टाइम कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें भी सामने आने लगती हैं कि मखसूस दायरा कार में काम करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाना शुरू कर दिया जाता है। अब और उससे भी कोई ना कोई जो है पर्सनल जो है वो बेनिफिट्स हासिल किए जा रहे होते हैं। अब पर्सनल बेनिफिट्स हासिल करने के सिले में उसी टीचर की सैलरी बढ़ती चली जा रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे बढ़ रही है, लेकिन उसी की सैलरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी को इंक्रीमेंट लग रहे हैं। अगर इंक्रीमेंट औरों को 10% या 5% लग रहे हैं, उसको 15% लग रहा है। क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। यहाँ आकर पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन नहायत बुरे तरीके से काम कर रही है। इसी वजह से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यानी तुलबा पर से असातिज़ा का ध्यान हट जाता है, क्योंकि वो पर्सनली इतना ज़्यादा इन लॉयल्टीज़ को देख रहे होते हैं। तो उनके जहन में यही आता है कि भाई डेफिनेटली उसने खुशामद की, उसने काम प्रिंसिपल के आगे आगे बढ़ के किया, एडमिनिस्ट्रेटर के आगे आगे बढ़ के किया। क्योंकि हम इस वीडियो में नेगेटिविटी को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि एक बेहतरीन लीडर को इन नेगेटिव अवामिल से दूर रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।